बच्चों, वेलकम टू सोशल साइंस बिदरिंग की। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं वो है हमारा आज का 8th क्लास का 4th चैप्टर हिस्ट्री का आदिवासी, दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। तो हम 3 चैप्टर इसके कवर कर चुके हैं। आज से हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और वो चैप्टर है आपका आदिवासी, दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। तो यहाँ हम आदिवासियों के बारे में पढ़ेंगे, दिकू कौन थे इनके बारे में पढ़ेंगे और एक किस तरह से स्वर्ण युग की कल्पना की गई थी उसके बारे में पढ़ेंगे। अठारह में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते देखा कि एक आदमी था बिरसा मुंडा नाम का। आप देखोगे ये आदिवासियों का एक प्रमुख लीडर रहेगा, क्रांति एक तरह से क्रांति करेगा। आगे जाके इसके बारे में पढ़ेंगे आप। तो 1895 में क्या हुआ, बिरसा नाम के एक आदमी को लोगों ने जंगल के जो झारखंड के जो छोटा नागपुर के जंगल थे उनमें घूमते देखा। और लोगों की क्या मान्यता थी कि ये एक चमत्कारी शक्तियों वाला व्यक्ति है और ये सारी जो बीमारियां हैं उनको दूर कर सकता है और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देता है। बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनको दिकुओं की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। अब आप देख रहे हो यहाँ पर जो दिकू वर्ड यूज़ किया गया है वो किसके लिए? बाहरी लोग, मतलब अब बाहरी कौन थे उस वक्त? ब्रिटिशर्स थे। तो उनकी गुलामी से हमें आज़ाद करने के लिए भेजा है। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे, मतलब कुछ टाइम में ही देखोगे लोग उसके पीछे पीछे जो मतलब वो कहने लगे वही करने लगे। वे उसे भगवान मानते थे और उन्हें यकीन था कि उनकी समस्याओं को दूर करने कौन आया है? भगवान आया है। अब वो भगवान कौन है? बिरसा मुंडा। यहाँ आपको दिख रहा है ये आपका जो उड़ीसा है उसके डोंगरिया जो कंद कबीले की महिलाएं हैं वो बाजार जाते हुए नदी पार से गुजर रही हैं, आपको वो दिखाया जा रहा है। यहाँ से ये जो सामान लेके जा रही हैं बाजार के लिए और ये नदी पार कर रही हैं आपकी कौन सी महिलाएं? ये उड़ीसा की जो जनजाति है डोंगरिया, उस जनजाति की महिलाएं हैं। ठीक है। अब हम बिरसा मुंडा के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजाति समूह है। बिरसा मुंडा जो उसके पीछे मुंडा नाम लगा हुआ है, तो मुंडा क्या थी? एक जनजाति थी। तो इनका जन्म मुंडा परिवार में हुआ था और मुंडा एक जनजाति समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी, मतलब जो समर्थक थे उनमें सिर्फ मुंडा जनजाति के लोग ही नहीं थे, दूसरे आदिवासी भी थे, जैसे संथाल और उरांव भी शामिल थे। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेजी शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से क्या थे? बेचैन थे। उनकी परिस्थिति, जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी, आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। मतलब उन्हें दिख रहा था कि परेशानियां उनके सामने थी कि हमारी जो जीवन पद्धति है वो खत्म हो रही है, मतलब उनको जंगल में नहीं घुसने दिया जा रहा था। तो इस वजह से उनके धर्म भी छिन्न भिन्न हो रहे थे, उनके रिचुअल्स के साथ भी लोग ब्रिटिशर्स खेल रहे थे और अंग्रेजों के कारण उनके बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। बिरसा किन समस्याओं का हल करना चाहता था जिन्हें दिक्कू कहा जा रहा था? मतलब कौन सी ऐसी बेबहारी लोग कौन थे? इन सब के बारे में हम देखेंगे आगे। जिन्हें दिक्कू कहा जा रहा था, बेबहारी लोग कौन थे? उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया? अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था? आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था? इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ सवालों पर क्या करेंगे? विचार करेंगे कि भाई ऐसे सब कुछ क्यों हो रहा था। पिछले साल आपने आदिवासी समाजों के बारे में पढ़ा था। ज़्यादातर जो कबीलों के रीति रिवाजें और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से बिल्कुल अलग थी। कि मतलब ऐसा नहीं कि जो ब्राह्मण पंडित जो जिन्होंने हिंदू धर्म में बस क्या है कर दिए रीति रिवाजें रख दी, रीति वो ही थी, ये उनसे अलग थी इनकी। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेदभाव भी नहीं थे जो जाति आधारित समाजों में दिखाई देते हैं, कि वैसे लोगों में कि ये
जो निचली कास्ट के लोग मंदिर नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं था इनके यहाँ पे। ये कबीलों के सारे लोग कुटुंब बंधनों में बंधे हुए होते थे कि ये कबीला सब एक क्या है, कुटुंब है, और उसी बंधनों में ये बंधे हुए होते थे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था, कि मतलब वो एक साथ रह के पूजा पाठ और इस तरीके के करें, तो इसका मतलब ये नहीं था कि वहाँ आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से अंतर नहीं था। लेकिन ऐसे टाइम पे वो सब क्या थे, एक थे। अब है जनजाति समूह किस तरह जीते थे, मतलब किस तरह से रहते थे। 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में क्या थे, सक्रिय थे। 19वीं सेंचुरी तक अलग अलग एक्टिविटियों में। अब कुछ झूम खेती करते थे। अब झूम खेती क्या होती है, इसके बारे में बच्चों बहुत बार सुना होगा आपने। झूम खेती क्या होती है, जंगलों को साफ करके जो खेती की जाती है, घूम घूम के, आज इस जगह कल उस जगह, तो वही है झूम। इसको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता है। इस प्रकार की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। ये लोग जमीन पर धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से को क्या करते थे, काट देते थे, कि भाई धूप उन तक पहुंच जाए, जिससे कि जो वो पैदा कर रहे हैं वो पैदा हो जाए। तो पेड़ों को काट देते थे और ज़मीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। इसके बाद घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली ज़मीन पर छिड़क देते थे। क्यों छिड़कते थे, कि भाई वो राख जो था उसमें मतलब उपजाऊपन होता था, मतलब एक तरह से पोटास वगैरह होते थे, जिससे वो मिट्टी को उपजाऊ बनाता था। इस राख में पोटास होता था, जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से जमीन की सतह को क्या आगे खुरच देते थे, और वे खेतों को जोतने के लिए बीज रोपने की बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काट कर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे, कि भाई एक बार यहाँ से फसल मिल गई, अब चलते हैं भाई, अब दूसरी जगह कोई और जगह ढूंढेंगे और अब वहीं पे करेंगे खेती। तो मतलब एक जगह से दूसरी जगह की, एक बार वहाँ पैदा कर ली, फिर उस जगह को छोड़ दिया, फिर दूसरी जगह चले गए, फिर वापस से उसी पे आ गए। तैयार हो जाती थी तो उसे काट कर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे। जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी थी वह जगह कई साल तक क्या रह जाती थी, पड़ती पड़ी रह जाती थी, कि मतलब उस पर पैदा नहीं होती थी, वो वापस उपजाऊ हो जाती थी, फिर आ जाते थे वो। घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में रहते थे। अब आपसे कई बार पूछ लिया जाएगा कि घुमंतू किसान कहाँ रहते थे, तो पूर्वोत्तर और मध्य भारत के जो पर्वतीय और जो जंगली इलाके थे वहाँ रहते थे। इन आदिवासी समुदायों की जो जिंदगी है वो जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए ज़मीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी, कि भाई इनकी दुनिया जो थी वो जंगल ही थे, यहीं पर जीते थे, यहीं पर सब कुछ करते थे। वे केवल इसी तरीके से घुमंतू खेती कर सकते थे। पड़ती क्या होती है, कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली ज़मीन को, ताकि उसकी मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो जाए, उसको क्या कहा जाता है, पड़ती कहा जाता है। साल क्या होता है, एक पेड़ का नाम है। महुआ क्या है, ये भी एक तरह से जो एक फूल है जिसे खाया जाता है, ये शराब बनाने के लिए भी इस्तेमाल में किया जाता है आपका महुआ। अगला पॉइंट है आपका, कुछ शिकारी और संग्राहक थे, कि मतलब इन लोगों में से भी, इन जनजातियों में से कुछ तो क्या थे, शिकारी थे, कुछ संग्राहक थे। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी मानते थे, कि भाई उन्हें ज़िंदगी जीनी है तो जंगल उनके लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला गोंडा समुदाय। अब बेटा ये जो जनजातियां हैं इनके नाम ज़रूर याद रख लेना, इनको अंडरलाइन कर लेना कि कौन सी जनजाति कहाँ। तो उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला जो गोंडा जो समुदाय था, इसी तरह का एक समुदाय था। इस समुदाय के लिए लोग जो थे वो टोलियां बनाकर एक शिकार पर निकलते थे, और जो हाथ लगता था उसे आपस में क्या कर लेते थे, बांट लेते थे, कि भाई ये मिला है, आधा तुम्हारा आधा हमारा। वे जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे और
खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का तेल का क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे। अभी हमने ऊपर देखा था साल क्या होता है, एक पेड़ होता है, महुआ का मतलब बीज जो फूल होता था उसका। यहाँ आपको एक लेडी दिख रही है, ये डोंगरिया कबीले की है, कंदे जो डोंगरिया कंद कबीले की औरत है। ये जो पांडुनी की पत्तियां इकट्ठा करके ले जा रही है ये, और इन पत्तियों से वो क्या करेगी, पत्तल बनाएगी। ये देखो ये लेके जा रही है। इसके लिए बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और जंगलों से इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाज़ारों में ये लोग बेचते थे। जब भी स्थानीय बुनकर और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों की ज़रूरत होती थी, वे कोंडा समुदाय के लोगों से ही कहते थे कि भाई ये इन लोगों को ज़्यादा पता होता है, तो इन्हीं लोगों को क्या है वो बोलते थे। यहाँ आपको दिख रहा है ये आदिवासी इसका ये जो डोंगरिया जो कंद कबीले की औरतें हैं, ये मतलब जो पाउंडिन की पत्तियां लेके जा रही हैं पत्तल बनाने के लिए। इन समुदायों को चावल तथा अनाज कहाँ से मिलते थे, कई बार तो चीज़ों की अदला बदली से काम चल जाता था कि भाई तुम्हें इस चीज़ की ज़रूरत है तुम ले लो और मुझे इसकी है मुझे दे दो। वे अपनी कीमतें वन उत्पादों के बदले ज़रूरत की चीज़ें ले लेते थे और कई बार उन्हें ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए अपने मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। जो उनके पास आमदनी होती थी मुट्ठी भर, उसी से उनको काम चलाना होता था। उनमें से कई लोग आपस के जो आसपास के गांव में नौकरी भी करते थे। कोई बोझा ढोता था, कोई सड़क निर्माण कार्य में नौकरी करता था, कोई आदिवासी जो खेत हैं उसमें मजदूर थे। जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरों के लिए ज़्यादा क्या है मजदूरी के लिए भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय, जैसे आपका देखोगे जो मध्य भारत है, मध्य भारत के जो बैगा औरों के लिए काम से कतराते थे, करने से कतराते थे, मतलब वो एग्री नहीं थे कि दूसरे के लिए वो काम करें। बैगा खुद को क्या मानते थे, जंगल की संतान मानते थे, जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकते हैं कि भाई हम बाहर जाके कोई किसी के लिए गुलामी नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, हम जंगल के लिए पैदा हुए और यहीं पर मर जाएंगे। जिंदा रह सकती हैं और मजदूरी करना बेगाओं का मतलब बेगार का काम था उनके लिए और अपमान की बात मानी जाती थी। यहाँ आपको जो मैप दिखा रखा है इसमें भारत की कुछ आदिवासी समुदाय हैं, उनके इलाके दिखा रखे हैं कि कौन सी जो समुदाय हैं वो कहाँ कहाँ थे। तो हम एक बार देख लेते हैं। ये आपकी गड्डी और वन गुज्जर हैं जो आपके इधर मिल रहे हैं, आपके हिमाचल की तरफ। इधर आपका भोटिया हो गया, इधर सहारिया हो गया, भील हो गया, ये आपके इधर बान और गुर्जर जो राठवा हो गए, बेगास हो गया, बंजारा हो गया, गोंड हो गया, बंजारा यहाँ पे कोया बंजारा गोंड, या आपका बेगास मरिया गोंड, और ये आपका संथाल हो गया, मुंडा हो गया, उर्वा संथाल। तो ये सारे आपके जो जनजातियों के बारे में दे रखा है। यहाँ आपका पराज, एक मिनट, पराजा, बोंडा, कंडा, कोया, साओ, खोंडा, ये आपके जो गारो खासी जयंतियाँ ये दे रखी हैं वो तो हैं ही हैं, ये जनजातियाँ भी हैं और पहाड़ियाँ भी हैं। अपाटेनिस और खासी, नागा हो गई, आपकी रियांग हो गई, हजंग हो गई, खासी हो गई, ये सारी आपकी क्या हैं जनजातियाँ दिखा रखी हैं कि जो आपके किस तरह से इंडिया में आपकी जनजातियाँ फैली हुई हैं। यहाँ आपका मालाड़ जजारू हो गया, ये सब जनजातियाँ हैं आपकी। जो चीज़ें आप आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरोद परोस्त भी करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारी और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीज़ों से लेकर के भारी कीमत तक चीज़ें बेचते थे। सूदखोर महाजन और आदिवासियों को कर्ज तो देते थे लेकिन उसका ब्याज बहुत ज़्यादा होता था।
इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्जा और गरीबी में ढकेल दिया, लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की क्या है, जड़ मानते थे कि ये जो महाजन है ये सब क्या है, हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं इनकी क्या है, जड़ यही है। अब है कुछ जानवर भी पालते थे। बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी जो ज़िंदगी है वो चलाते थे। वे चरवाहे थे जो समुदाय के हिसाब से मवेशियों, भेड़ों के रेवड़ लेकर यहाँ से वहाँ जाते थे। जब एक जगह घास ख़त्म हो जाती थी तो दूसरे इलाके में ये लोग चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में, बेटा ये आपको याद रख लेना, अंडरलाइन भी कर लेना, पूछ ली जाती है क्वेश्चन में कि पंजाब के पहाड़ों में पहाड़ी वाले जो वन थे उनमें कौन सी जनजाति रहती थी, गुज्जर। और आंध्र प्रदेश के कौन सी रहती थी, लवाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। ये लोग गाय और भैंस पालते थे। कुल्लू के, अब कुल्लू में भी पूछ लिया जाएगा कि कौन सी जनजाति, तो कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडरिया, और कश्मीर की कौन सी है, बकरवाल बकरियां पालते थे। अगले साल इतिहास की पाठ्य पुस्तक आपके बारे में इन चीज़ों के बारे में डिटेल से बताएगी। अगले साल से मतलब आपकी 9th क्लास में आप इनके गुज्जर, बकरवाल और इनके बारे में डिटेल में पढ़ोगे। अब है एक शिकार का वक्त और बुवाई का वक्त और नए खेतों में जाने का वक्त। क्या आप कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि विभिन्न प्रकार के समाजों में रहने वाले लोगों की जो काम है उसके समय के बारे में जो आपको समझदारी जैसी नहीं होती, तो काम और समय के बारे में समझदारी एक जैसी नहीं होती, कि मतलब अंडरस्टैंडिंग। विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले घुमंतू आदिवासियों और शिकारियों की जिंदगी एक खास क्रम और मर्द औरत के बीच कामों के बंटवारों से चलती है। ब्रिटिश मानव विज्ञान बैरियर एल्विन ने 1930 और 40 के दशक में कई साल मध्य भारत के बैगा और घोंड समुदाय के बीच बिताए। एल्विन द्वारा लिखित निम्नलिखित अंश को पढ़कर इस समय क्रम और काम के बंटवारों को समझा जा सकता है कि भाई उन्होंने उनके बारे में उनके बीच टाइम गुजारा तो उन्हें पता चला। तो वो कुछ अंश यहाँ लिखा हुआ है, उसको हम पढ़ लेते हैं कि क्या दे रखा है, उन्होंने क्या लिखा था। चैत में औरतें इकट्ठा करने और बचे खुचे ठूंठों को काटने जाती थीं। पुरुष बड़े पेड़ों को काटते थे और शिकार पर जाते थे। शिकार पूरे चांद के समय पूर्व से शुरू होता था और शिकार के लिए बांस के फंदों का इस्तेमाल करते थे। औरतें सागो, इमली, मशरूम, जिसे कुकुरमुत्ता भी कहा जाता है, आदि फल बीनकर लाती थी। बैगा औरतें या तो केवल जड़ें या कंद इकट्ठा करती थी और महुआ के बीज इकट्ठा करती थी। मध्य भारत के आदिवासियों में बैगाओं को सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था और बैसाख में जंगलों को जलाया जाता था। औरतें अधजली लकड़ियों की ईंधन के लिए बीन लेती थीं। आदमी शिकार पर जाते थे लेकिन गांव से दूर नहीं जाते थे। जेठ में बुवाई आ जाती थी और शिकार चला जाता था। आषाढ़ में भादों तक मर्द खेत में काम करते थे। क्वार में फलियां लाने लगती थी और कार्तिक कुटकी में पड़ जाता था। आंगन में सारी फसल तैयार हो जाती थी और फूस में पटकन किया जाता था। नाच गाना और शादियां भी फूस के महीने में होती थी। माघ में पुरुष नए बेवड़ की तरफ चले जाते थे। इस दौरान शिकार और चीज़ों का संग्रह भी जीने की एक मुख्य एक्टिविटी थी। तो यहाँ सारे आपके हिंदी मंथ के हिसाब से पूरे महीने का हिसाब किताब बता दिया कि क्या क्या किस तरह से औरतें काम करती थी और किस तरह से उनके जो फेस्टिवल भी कब होते थे। यह चक्र पहले साल पर होता था। दूसरे साल शिकार के लिए ज़्यादा समय मिल जाता था, लेकिन कुछ फसलों की बुवाई कटाई होती थी। क्योंकि भोजन काफ़ी होता था इसलिए पुरुष बेबड़ों में ही रहते थे। तीसरे साल में भोजन के लिए वन उत्पादों की
ज़रूरत पड़ने लगती थी। ये बेलियार एल्विन द्वारा लिखित बैगा और एल्विन की जो अप्रकाशित रचना है नोट्स ऑन द खॉन्ट्स बेरियाल एवन पेपर्स नेहरू स्मृति संग्रहालय पुस्तकालयों पर आधारित है। वो लिखा हुआ है। यहाँ आपको ईंधन की लकड़ी ले जाते हुए एक शांता लड़की दिखाई दे रही है। ये 1946 की है मतलब पिक्चर। और बच्चे वन उपज इकट्ठा करने के लिए अपनी माँ के साथ जंगलों में जाते थे। तो यहाँ आपके कई सारे जो टॉपिक हैं वो कवर हो चुके हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आपका कुछ लोग एक जगह खेती करते थे, कि मतलब एक ही जगह रह के वो खेती करते थे। बेवड़ क्या होता है? मध्य प्रदेश में जो घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द होता था वो बेवड़ होता था, जो हम झूमिंग कृषि जिसे कह रहे थे। 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जो जनजातीय कबीले एक जगह टिककर खेती करने लगे थे। वे बार बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वे हलों इस्तेमाल करने लगे थे। धीरे धीरे उन्हें ज़मीनी अधिकार भी मिलते जा रहे थे। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के जो मुंडाएं थे उनकी तरह ज़मीन पूरे कबीलों की संपत्ति होती थी। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था, कि ये जो कुल के सभी सदस्य हैं इनका जो मूल निवासी ने माना जाता था, जिन्हें सबसे पहले आकर ज़मीन साफ की, लिहाजा ज़मीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुछ लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटाने लगते थे। कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके क्या होते थे? अनुयायी बन जाते थे, कि कुछ तो लीडर बन गए और बाकी कौन? उनको फॉलो करने वाले बन गए। एक मिनट। मूल निवासियों का वंशज माना जाता था। एक मिनट, कहाँ छूट गया? ओके। जो ताकतवर होते थे वे खुद को खेती करने की बजाय अक्सर अपनी जो ज़मीनें हैं वो बटाई पे दे देते थे, कि भाई हम करने से अच्छा हम क्या करें, बटाई पे दे दें। तो वो अपनी जो ज़मीनें हैं वो क्या करते थे? बटाई पे दे देते थे। ब्रिटिश अफसरों को गोंड और सांथाल जैसे कई जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी जो समूह हैं वो शिकारी, संग्राहक या घुमंतू खेती करने वालों के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे। जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसना क्या है? संभव ज़रूरी, मतलब जो बसाना ज़रूरी है, सभ्य बनाना ज़रूरी है। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों का जीवन और उस पर क्या असर हुए। ये हम अगला जो वीडियो है उसमें कवर करेंगे।